हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडिटोरियल डिस्कशन में आप लोगों का स्वागत है। आज है 7 जून 2025। हम लोग आज कुछ न्यूज़ देखने का प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद संक्षिप्त न्यूज़ देखेंगे और लास्ट में एक महत्वपूर्ण खबर देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मौद्रिक नीति समिति MPC तरलता को बढ़ाने के लिए विधि कदम उठाए गए हैं। मतलब इसका क्या है, MPC क्या है? समिति ने बैंकिंग प्रणाली की तरलता बढ़ाने और नगद आरक्षित उत्पाद CRR में 100 बेसिक पॉइंट BPS और रेपो दर 50% के कटौती करने का निर्णय लिया है। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए कि तरलता प्रबंधन के लिए प्रमुख नीति उपकरण क्या है? आपको मैं बता दूं CRR के बारे में। यह किसी बैंक की कुल जमा राशि वह अनुपात होता है जिसे उस नकदी के रूप में RBI के पास जमा करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, बैंक अगर CRR धन को कॉरपोरेट और व्यक्तिगत उधार को उधार नहीं दे सकते तथा न ही उसे निवेश के उद्देश्य से इस्तेमाल कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि RBI इस धन को बैंक को कोई ब्याज नहीं देता है। समझ में आया? चलिए अब बात करते हैं रेपो दर। ये क्या है? रेपो दर पुनर्खरीद दर है। मतलब वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक को धन की कमी होने पर अल्पकालिक समय के लिए उधार देता है। यह आमतौर पर सरकारी प्रतिभूतियों की गिरवी रख कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए ज़रा आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है तरलता समायोजन की सुविधा। इसका क्या मतलब है? यह लेअप RBI ने उन कार्यों से है जिसके माध्यम से वह बैंकिंग प्रणाली में तरलता को बढ़ाता है और कम करता है। यह एक विधि है जिसे ओवरनाइट के साथ साथ टर्म रेपो, रिवर्स रेपो, SDP और MSP भी शामिल है। नेक्स्ट, सांविधिक तरलता अनुपात जिसे SLR भी कहते हैं। यह जमा राशि का वह न्यूनतम प्रतिशत है जो वाणिज्य बैंकों को तरल नकदी और सोना अन्य प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखना होता है। समझ में? इसे RBI के पास जमा नहीं करना होता बल्कि बैंक इसे अपने पास ही रखते हैं। SLR का निर्धारण RBI द्वारा तय किया जाता है। आपको मैं बता दूं, अन्य उपकरण की बात करें तो बैंक दर, अस्थायी जमा सुविधा SDF दर और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF दर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस OMO आदि। ठीक है, ये सब बात करने के बाद ज़रा हम ये तो बात कर लेते हैं कि मौद्रिक नीति समिति क्या है। इसके बारे में जानना तो लाजमी है। तो आपको मैं बता दूं, कानूनी प्रावधान के अनुसार RBI अधिनियम 1934 के धारा 45 ZB में ये सब प्रावधान है। ठीक है, अगर हम संरचना की बात करें तो RBI गवर्नर की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति होती है। RBI से 3 सदस्य होते हैं और 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। किसमें? मौद्रिक नीति समिति में। ठीक है, अगर बैठक की बात करें तो वर्ष में कम से कम 4 बैठक करना आवश्यक होता है। MPC बैठक के लिए कोरम 4 सदस्य का ही होता है। समझ में आया मौद्रिक नीति समिति के बारे में? चलिए, तो आज हम लोगों ने मौद्रिक नीति समिति MPS के बारे में देखा। चलिए आगे, नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत में तेज़ी से बढ़ता क्विक कॉमर्स उपभोक्ता व्यवहार और बाजार की गतिशीलता के महत्वपूर्ण बदलाव ला रहा है। क्या मतलब है? देखिए, कंसल्टेंसी फर्म बियरनी एक रिपोर्ट के अनुसार, मतलब
भारत में ई कॉमर्स किराना बाजार में 2024-27 के बीच 3 गुना बढ़कर लगभग 1.7 लाख करोड़ हो गया है, पहुंचने की उम्मीद है। अगर हम क्विक कॉमर्स की बात करें तो यह एक अनूठा व्यवसाय है जो ऑर्डर करने पर 10 या 30 मिनट के भीतर सामान सेवाएं डिलीवरी करता है। उदाहरण के लिए स्विगी, इंस्टामार्ट, ब्लिंक, जेप्टो आदि। अब तो ये तो प्रचलन है, 10 मिनट में जेप्टो जैसे डिलीवर करा देते हैं। इसे विक्रेता बाहरी इलाकों की स्थिति पारंपरिक गोदामों का उपयोग नहीं करते, बल्कि डिलीवरी बिंदु के पास ही अवस्थित लघु गोदामों का प्रयोग करते हैं। हाँ, ये तो है। क्या कॉमर्स की प्रमुख परिवर्तन की भूमिका है? उपभोक्ताओं का व्यवहार बेहतर सुविधा और तत्कालीन संतुष्टि से प्रेरित होता है। वृद्धिशील बिक्री। क्यू कॉमर्स के माध्यम से होने वाली सभी बिक्री 6 से 8% विशुद्ध रूप से वृद्धिशील है। यह त्यौहार के समय खरीदारी उपहार देने में शामिल होता है। आजकल तो फलों, सब्जियों, डेयरी क्षेत्र में भी अपनाने की दर कम है, क्योंकि यहाँ खरीदने की क्षमता, ताजगी को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट, प्राथमिक से ज़्यादा महत्व देना। उच्च स्तरीय ब्रांड्स के आसान पहुंच तथा कुछ प्रीमियम उत्पाद जैसे पहले प्लेटफॉर्म पर ही लॉन्च किए जाते थे। अब बात करते हैं रोजगार गतिशील का नया आकार देना। प्रत्यक्ष रोजगार नोट्स, इसका क्या मतलब है? यह प्रति करोड़ रुपए मासिक सरल व्यापारी मूल्य मतलब 62-64 लोगों को रोजगार देता है, जो ई कॉमर्स 25-29 लोग से अधिक है। अच्छा, तो अगर हम ऑफलाइन चैनलों की तुलना में ई कॉमर्स से लाभ क्या है? सुविधा की बात करते हैं। बहुत कम समय में तेज डिलीवरी, कम प्रतीक्षा, वर्गीकरण, उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला, आपूर्ति श्रृंखला में अनुकूल लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी के कारण अव्यय कमी को लाभ वृद्धि हुई है। अगर हम ई कॉमर्स के वृद्धि के कारण व्यवसायों ने अपनी निवेश रणनीतियों में इस स्थानीय कर दिया है कि इसे अन्य खुदरा चैनलों के साथ स्थिर रहते हुए उपभोक्ता की वरीयता और बाजार की गतिशीलता के साथ लगातार अनुकूल करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है। भारत में 2011-12 से 2022-23 के बीच 269 मिलियन लोग चरम गरीबी से बाहर आ गए हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है। यह डाटा वर्ल्ड बैंक ने नई गरीबी रेखा के आधार पर भारत की चरम गरीबी उल्लेखनीय गिरावट को दर्ज की। भारत में चरम गरीबी अनुपात 2011 में 27% से घटकर 5.3% रह गई है। विश्व बैंक ने 2021 क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर $3 दैनिक उपयोग स्तर नई गरीबी रेखा माना है। अच्छा, जरा हम बात करते हैं कि वैश्विक गरीबी रेखा क्या है। गरीबी रेखा वह आर्थिक सीमा होती है जिसके नीचे व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकता पूरी नहीं कर सकता। वर्ल्ड बैंक कहता है कि $3 दैनिक उपयोग नई गरीबी रेखा तय की है। इससे पहले 2017 में के आधार पर $2.15 दैनिक को गरीबी रेखा माना गया था। नेक्स्ट, निम्न मध्य आय वाले देशों को गरीबी रेखा $4.20 दैनिक, उच्च माध्यम आय वाले देशों के लिए गरीबी रेखा $8.3 दैनिक है। अच्छा, जरा हम ग्रामीण और शहरी भी गरीबी में अंतर थोड़ा देख ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी की बात करें तो 2011-12 में 18.4 से घटकर 2022-23 में 2.8 रह गई है। अगर हम शहरी क्षेत्रों में गरीबी की बात करें तो यह 10.7 से घटकर 1.1 तक रह गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बहुगामी निर्धनता सूचकांक MPI 2005-06 में 53.8 था, जो कि 2019-21 में घटकर 16.4 और 2022-23 में 15.5 हो गया है।
नेक्स्ट, यह संकेतकों के आधार पर है उपयोग आय, शिक्षा स्तर, स्कूलों में नामांकन, पेयजल की उपलब्धता, सैनिटेशन, बिजली आदि। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में चरम गरीबी की कमी का कारण बनी प्रमुख योजनाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका उद्देश्य सभी बेघर परिवारों को पक्के मकान, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसका उद्देश्य है ग्रामीण और वंचित परिवारों को स्वच्छ रसोई ईंधन एलपीजी उपलब्ध कराना। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसका उद्देश्य है नागरिकों को बैंकिंग और वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराना। आयुष्मान भारत योजना, इस योजना के तहत गरीबी परिवार में सूचीबद्ध अस्पतालों के कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है। इससे परिवारों को गंभीर बीमारी में स्थिति इलाज में आर्थिक बोझ उठाने से राहत मिली और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य देखभाल की सेवाएं भी प्राप्त हुई है। ये हम लोगों ने बात की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कि 27% से गरीबी घटकर 5.3% रह गई है। यह वर्ल्ड बैंक का डेटा है। नेक्स्ट न्यूज है, आरबीआई के गवर्नर के अनुसार 2023-24 से 2024-25 के बीच भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब एफडीआई 14% की वृद्धि दर्ज की गई है। अच्छा, आरबीआई के अनुसार 2024-25 में सकल प्रत्यक्ष निवेश में लगभग 14% की वृद्धि हुई, काफ़ी जो कि अच्छी बात है। हालांकि 2024-25 में भारत में केवल $0.4 मिलियन का नेट प्रत्यक्ष निवेश हुआ है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से काफ़ी कम है। भारत से पूंजी अन्य देशों में जाने के कारण विशुद्ध विदेशी निवेश में कमी दर्ज की गई। आरबीआई के अनुसार आरबीआई मानता है कि इस ट्रेंड से संकेत मिलता है कि भारत का बाजार परिपक्व हो रहा है, जहां विदेशी निवेशक सरलता से निवेश कर सकते हैं और उतने ही सरलता से पूंजी निकास कर सकते हैं। अगर 2024-25 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश मतलब एफपीआई घटकर $1.7 रह गया था, क्योंकि निवेशकों की इक्विटी की मुनाफा वसूली की थी। अब जरा हमको बताइए एफडीआई है क्या। फॉरेन डेवलपमेंट इंडेक्स भारत के बाहर निवासियों द्वारा भारत में निम्नलिखित किया गया निवेश माना जाता है। किसी असूचीबद्ध भारतीय कंपनी इक्विटी के माध्यम से निवेश, या किसी सूची भारतीय कंपनी शेयर जारी होने के बाद फुल डाइविडेंड के आधार पर 10% या उससे अधिक निवेश किया गया। ठीक है, अगर इसे निवेश अपने साथ तकनीकी ज्ञान कौशल लाते हैं तो व्यवसाय में आंशिक और पूर्ण स्वामित्व भी प्राप्त करते हैं। सकल और निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई से आशा है कि विदेशी संस्थाओं द्वारा भारत के उत्पादित परिसंपत्तियों में सीधे किया गया कुल निवेश, ठीक है, बाहर जाने वाले निवेश, जिसे विदेशी कंपनियों द्वारा भारत से अपनी पूंजी निकास और भारतीय कंपनियों में विदेशी पूंजी निवेश का योग है। भारत में एफडीआई के वृद्धि का क्या कारण, भाई कारण तो बताइए कि एफडीआई भारत में कैसे वृद्धि हुई, क्या कारण है। बिल्कुल, निवेश अनुकूल नीतिगत सुधार, सरकार ने अधिकतर क्षेत्रों में स्वचालित मार्ग से 100% एफडीआई की अनुमति दी है। साथ ही जीएसटी और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति में सुधार भी लागू किए हैं। अगर हम अलग अलग क्षेत्रों निवेश विशेष उपाय की बात करें तो सेवा क्षेत्र में वित्त, आईटी, अनुसंधान, प्रबंधन आदि में निवेश के लिए आकर्षक बनाया गया है। इसके अलावा भारत में विनिर्माण को भी बढ़ावा दिया गया है, जिसे पीएलआई संबद्ध प्रोत्साहन योजना को भी लागू किया गया है। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय सुधार, राज्यों में अवसंरचना सुधार, निवेशकों को आउटरीच, औद्योगिक नीति सुधार के माध्यम से निवेश अनुकूल माहौल बनाया गया। ठीक है, अब हम 2024-25 में भारत में एफडीआई का प्रमुख ट्रेड की बात करते हैं। भारत में एफडीआई 2024-25 में $8.1 मिलियन का निवेश हुआ।
भारत में सबसे अधिक एफडीआई करने वाला देश सिंगापुर, इसमें से मॉरिशस, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड आदि हैं। सबसे एफडीआई प्राप्त करने वाला केंद्र शासित प्रदेश राज्य है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली और तमिलनाडु। ये सब क्षेत्रों में अधिक निवेश एफडीआई ही है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस वार्ता में कजाकिस्तान गणराज्य, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान गणराज्य, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान गणराज्य निवेश विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। अगर इसके मुख्य बिंदु पर नज़र डालें तो यह मध्य एशिया देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की और दुर्लभ भू खनिज, महत्वपूर्ण खनिजों संयुक्त खोज में रुचि दिखाई। मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सभा के संकल्प के अनुसार 2025 को अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय का स्वागत किया। मंत्रियों ने ताजिकिस्तान में हिमवत संरक्षण पर आयोजित पहले उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की सराहना की। यह सम्मेलन 2025 अंतर्राष्ट्रीय हिमवत संरक्षण वर्ष को मनाने का हिस्सा था। अगर हम मध्य एशिया संबंध की बात करें तो प्राचीन संबंध, मध्य एशिया के साथ भारत के संबंध हजारों साल, लगभग 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व पुराने हैं। यह दोनों से रेशम मार्ग के जरिए आपस से जुड़े हुए थे। अगर वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में मध्य एशिया गणराज्य भारत की विस्तारित पड़ोसी नीति का हिस्सा है। नेक्स्ट है कनेक्टिविटी और संरचना का विकास। आपको मैं बता दूं, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC, चार बहार बंदरगाह जैसी पहले के माध्यम से क्षेत्र का संपर्क बढ़ाया है। नेक्स्ट है ऊर्जा सुरक्षा। उदाहरण के लिए TAPI, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भारत पाइपलाइन परियोजना। यह तुर्कमेनिस्तान और गैसीय क्षेत्र भारत प्राकृतिक गैस के लिए डिजाइन की गई है। भारत अपने परमाणु संयंत्रों के लिए 2009 में पाकिस्तान की येलो यूरेनियम ऑक्साइड आयात कर रहा है। नेक्स्ट, व्यापार और आर्थिक सहयोग। उदाहरण के लिए भारत और किर्गिस्तान के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि, मध्य एशिया व्यापार परिषद की स्थापना। सुरक्षा और रक्षा। सुरक्षा और रक्षा सहयोग में भी वार्षिक सैन्य अभ्यासों जैसे खंजर, भारत और किर्गिस्तान के बीच कांजीद, भारत और कजाकिस्तान के बीच आदि के माध्यम से अभ्यास किया जा रहा है। ये है मैप मध्य एशिया, जिसमें कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब है। ठीक, चलिए, तो हम लोगों ने भारत और मध्य एशिया के बारे में बात किया। अब हम देखते हैं सुर्खियों में रहे योजना। नेशनल विज्ञान एप्लीकेशन, ये क्या है? सरकार ने जल्द ही पांडिचेरी विधानसभा के लिए नेशनल विधान एप्लीकेशन नेवा शुरू करेगी। मतलब नागालैंड पहला राज्य था जिसने नेवा के सफलतापूर्वक लागू किया। NEVA के बारे में जानते हैं। इसको कार्यान्वयन संसदीय कार्य मंत्रालय कर रहा है। इसका उद्देश्य है सभी 37 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं का कार्यप्रणाली को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुव्यवस्थित और पेपरलेस बनाना। वन नेशन वन इलेक्शन की परिकल्पना को साकार करना भी शामिल है। तकनीकी आधार पर देखें तो NIC क्लाउड मेघराज होस्ट किया गया है। यह सदन के अध्यक्ष को सदन की कार्रवाई सहजता से डिजिटल रूप में संचालित करने को सक्षम बनाता है।
वित्त पोषण में है केंद्र प्रायोजित योजना है, मतलब इसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को समान रूप से वित्त सहायता मिलती है। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने बात किया नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के बारे में। इसको संसदीय कार्य मंत्रालय संचालित करता है। नेक्स्ट न्यूज है ये है 30x30 लक्ष्य। ये क्या मतलब, इसके बारे में तो ज़रा बताएं। हाल ही में एक रिपोर्ट में 2030 तक वैश्विक महासागरों में 30% की सुरक्षा से 1 से 30 लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सालाना $15.8 मिलियन निवेश करने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। यह एक निवेश राशि वार्षिक वैश्विक रक्षा बजट में लगभग 0.5 के बराबर है। अगर 30x30 के लक्ष्य के बारे में बात करें तो यह कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का हिस्सा है। इस फ्रेमवर्क 2050 तक के लिए 4 प्रमुख लक्ष्य, 2030 तक के लिए 23 कार्रवाई उन्मुख वैश्विक लक्ष्य शामिल हैं। अगर हम जैव विविधता CBD के कन्वेंशन ऑफ पार्टीज COP15 के दौरान अपनाया गया था। लक्ष्य 3 का उद्देश्य है 2030 तक भूमि जल समुद्र में 30% हिस्से का संरक्षण करना। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट न्यूज है मोस्ट इम्पोर्टेंट, चिनाब रेलवे ब्रिज। प्रधानमंत्री ने चिनाब नदी पर बने दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे और ब्रिज का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने अंजी नदी पर भारत के पहले केबल स्टैंड रेल पुल की भी अंजी ब्रिज का भी उद्घाटन किया। अगर हम अंजी चिनाब की एक सहायक नदी है। चिनाब या चंद्रभागा सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह नदी चंद्र और भागा नामक 2 जलधाराओं से मिलकर बनती है। ये दोनों जलधाराएं हिमाचल प्रदेश के केलांग के पास डांडी में मिलती है। चिनाब रेल ब्रिज के बारे में, ऊंचाई और लंबाई में चिनाब के जल स्तर में 359 मीटर ऊपर है और 1315 मीटर लंबा है। मुख्य विशेषताएं की बात करें, इस स्टील आर्क ब्रिज को भूकंप और पवन की प्रबल गति को सहने में सक्षम बनाया है। ठीक है, यह जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। अगर अंजी और चिनाब दोनों पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। चलिए, हम लोगों ने चिनाब रेलवे ब्रिज के बारे में देखा। अब नेक्स्ट न्यूज है G7। कनाडा के प्रधानमंत्री ने आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया। यह सम्मेलन कनाडा के कानानसकी में आयोजित किया गया। G7 के बारे में, G7 की स्थापना 1975 के तेल संकट को देखते हुए इसे निपटने के लिए की गई थी। अनौपचारिक समूह, यह 7 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। इसके सदस्य हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम। 1998 में रूस को शामिल होने से 1998 में रूस के शामिल होने से G8 कहा गया था। हालांकि 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस को निलंबित कर दिया गया और रूस फिर से G7 बन गया। यूरोप संघ भी इसके शिखर सम्मेलन में भाग लेता है। उद्देश्य क्या है? विदेश नीति, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति आदि पर चर्चा करना। अगर G7 देशों के सामूहिक वैश्विक GDP का लगभग 40% हिस्सेदारी है, जबकि दुनिया में केवल 10% जनसंख्या इन देशों में निवास करती है। नेक्स्ट है पांड्यकालीन शिलालेख। ये क्या है, जरा बताएं।
नहीं, इसको लास्ट में छोड़ते हैं। आगे दूसरी न्यूज है अमीबा। ब्रिक्स संसदीय फोरम। हाल में ब्राज़ील में 11वां वार्षिक ब्रिक्स संसदीय फोरम आयोजित किया गया। भारत को अगले 12वें ब्रिक्स संसदीय फोरम मेजबानी का जिम्मा सौंपा गया है। ब्रिक्स संसदीय फोरम के बारे में देखें तो यह उद्देश्य है ब्रिक्स सदस्य देशों और संस्थानों के बीच विधायी सहयोग के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना। पहला ब्रिक्स संसदीय फोरम 2015 में रूस की अध्यक्षता में मॉस्को में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगर हम ब्रिक्स के बारे में ज़रा देखें तो इसकी स्थापना ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने 2001 में सबसे पहले ब्रिक्स शब्दावली का उपयोग किया था। उन्होंने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन जैसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था को इसमें शामिल किया था। ब्रिक्स का गठन 2009 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन द्वारा किया गया था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका इस समूह का सदस्य बना। वर्तमान में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके सदस्य हैं। तो हम लोगों ने ब्रिक्स के बारे में देखा। अब बात करते हैं EI रेडीनेस असेसमेंट मैथोलॉजी, जिसे शॉर्ट में RAM कहते हैं। यूनेस्को ने MEITY ने भारत में EI रेडीनेस असेसमेंट मैथोडोलॉजी पर 5वीं हितधारक परामर्श बैठक आयोजित की। EIRM पहल के बारे में जाने तो यह व्यापक फ्रेमवर्क है जो यूनेस्को और AI मिशन ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य देश में AI इकोसिस्टम की तत्परता का आकलन करना है। नेक्स्ट, EIRM एक दैनिक निदानिक उपकरण के भांति कार्य करता है। यह सरकारों में AI से जुड़ी नियामक और संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने में मदद करती है। इसका उद्देश्य भारत विशिष्ट AI नीति रिपोर्ट तैयार करना, जो सभी क्षेत्रों में AI के नैतिक जिम्मेदारी अंगीकार हेतु कार्रवाई की सिफारिश पेश करता है। नेक्स्ट है अमीबा के बारे में देखते हैं। केरल राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला ने घातक अमीबा की पहचान के लिए आणविक मॉलिक्यूलर परीक्षण के विकसित किया। अमीबा के बारे में जानते हैं। अमीबा एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है जो प्रोटोजोआ नामक जीव के समूह से संबंधित है। इसके पर्यावरण की बात करें, अमीबा ताजे जल और समुद्री जल की मिट्टी, मानव निर्मित जल प्राणियों में पाया जाता है। इसकी संरचना और गति की बात, इसका आकार अनियमित होता है और गति करने आहार ग्रहण करने के लिए स्फूडोपोडिया का उपयोग करता है। इसके साइटोप्लाज्म अस्थायी विस्तार है। अगर इसके हम पोषण की बात करें तो अमीबा एक परपोषी जीव है। यह आहार के लिए बैक्टीरिया, शैवाल, पादप कोशिकाओं और सूक्ष्म प्रोटोजोआ पर निर्भर करता है। प्रजनन की बात करें, अमीबा अलैंगिक रूप से बाइनरी फिशन नामक प्रक्रिया से प्रजनन करता है। प्रजनन में पहले नाभिक और माइटोसिस द्वारा विभाजित होता है। इसके बाद साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। इससे 2 समान अमीबा कोशिकाएं बनती हैं। नेक्स्ट न्यूज है उम्मीद पोर्टल। केंद्र सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने वक्फ परिसंपत्तियों के रियल टाइम अपलोडिंग, सत्यापन और निगरानी के लिए उम्मीद केंद्रीय पोर्टल लॉन्च किया। वक्फ का आशय ऐसी भी चल या अंचल संपत्ति से है जिसका उपयोग मुस्लिम कानून के
अनुसार धार्मिक और परोपकारी नेक कार्यों के लिए किया जाता है। उम्मीद पोर्टल के बारे में देखें तो कानून यह एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दस्ता और विकास अधिनियम 1995, जिसे यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट उम्मीद एक्ट 1950 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। देखिए इसकी विशेषता की बात करें, सभी वक्फ संपत्तियों जियो टैगिंग के साथ एक डिजिटल इन्वेंटिंग का निर्माण, ऑनलाइन शिकायत निवारण, GIS मैपिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। महत्व है, यह पोर्टल पारदर्शिता जवाबदेहिता को बढ़ाता है, साथ ही वक्फ संपत्तियों को बेहतर उपयोग प्रोत्साहित करता है, जैसे स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, आजीविका सृजन और सामाजिक कल्याण में भागीदारी देना। ये हम लोगों ने उम्मीद पोर्टल के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं रोज की तरह एक इम्पोर्टेंट स्थल या महान व्यक्ति या कोई ऐसी न्यूज। ठीक है, तो हम लोगों ने आज चुना है पांड्यकालीन शिलालेख। ये क्या है जरा बताएं हमको तो। इसके बारे में अगर बात करें, तमिलनाडु के मेलूर के उत्तर पांडकाल में 800 साल प्राचीन शिव मंदिर के 2 शिलालेख मिले हैं। शिलालेखों के बारे में जाने तो समय काल 1217 से 1218 ईस्वी शिलालेख वारमन समुद्र पांडव प्रथम के शासक काल में था। अगर मारवर्मन सुंदर पांडव प्रथम ने 1216 ईस्वी में सिंहासन पर आसीन हुए, इसने चोल साम्राज्य का पर भी आक्रमण किया। मारवर्मन ने कलिंग, गरमण और आदिश पांड्य देवन के सोनादु गोडान चोल देश के विजेता की उपाधि भी धारण की थी। मुख्य निष्कर्ष की बात करें, शिलालेख ने एक जल स्रोत नागनकुडी बिक्री का विवरण है जो 64 कासु मुद्राएं में बेचा गया था। इसे मंदिर का नाम त्रिन्नावनेश्वरम होने का पता चलता है। 53 पांडव शासकों द्वारा प्रयुक्त उपाधि थी। इस शिलालेख ने उडमपट्टी नामक स्थान पर प्राचीन नाम अंतूर मिलता है। ठीक है दोस्तों, आज का रहा इन एडिटोरियल डिस्कशन इसी पर समाप्त होता है। अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।